Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the class 7th assignment of SS subject. SS subject का हम assignment कर रहे हैं, वो भी class 7th का. So हम लोगों ने last time matching तक complete कर लिया था. आज हम वेरी शॉर्ट आंसर्स जो आपके 14 मार्क्स के हैं वो हम डिस्कस करेंगे. दैट इज सबसे पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड राजवर्धन डाई. राजवर्धन किस तरीके से मरा, दैट इज उनकी डेथ किस तरीके से हुई. जब वो किंग गार्ड संक्षक के साथ में फाइट कर रहे थे एक बैटल में, तो वहाँ पे उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई बाय द किसके थ्रू, दैट इज किंग के थ्रू. किस तरीके से उनके डिफीट डाई हुई, दैट इज Rajyavardhan was killed in the battle by the king of Gad, Shanshak. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु डिफीटेड हर्षवर्धन इन बैटल. हर्षवर्धन को किसने बैटल में डिफीट किया, मतलब उसको किसने हराया. कौन था, दैट इज पुलकेश 2. आंसर क्या आएगा तुम्हारा सेकंड का. पहला वाला तो था किंग गार्ड शंशक, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है क्या आएगा, पुलकेश 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्ले रिटन बाय एम्पोरर हर्षवर्धन. एम्पोरर हर्षवर्धन ने कौन से प्लेज उन्होंने लिखे हुए थे. तो आएगा आपका नाग आनंद, रत्नवली एंड प्रियदर्शिका. तो ये 3 उन्होंने प्लेस लिखे हुए थे. क्वेश्चन नंबर 4 है, विच यूनिवर्सिटी वॉज मेड वर्ल्ड फेमस बाय हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा फेमस किया गया था. उनके टाइम पे कौन सा सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो था वो फेमस था, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, by which game and sport did peoples entertain themselves in the period of हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के पीरियड में जो पीपल्स थे, उनके जो एम्पायर में जो पीपल्स थे, वो किस तरीके से अपने आप को एंटरटेन किया करते थे, टाइम किस तरीके से वो अपना निकाला करते थे. तो क्या कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स वो लोग खेला करते थे, दैट इज चेस एंड दीवा गेम्स. तो ये 2 गेम्स वो लोग मोस्टली खेला करते थे ताकि क्या कर सके, अपने आप को एंटरटेन कर सके. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वेयर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के पीरियड के दौरान वहाँ पे ऐसा कौन सा मतलब ऑक्यूपेशन चलता था, मतलब काम ऐसे सबसे ज़्यादा मोस्टली जो काम किया जाता था हर्षवर्धन पीपल के थ्रू, वो कौन से थे. तो आएगा हमारा फार्मिंग. एक तो वो लोग क्या करते थे, फार्मिंग and animal husbandry. Animal husbandry and farming. Now name how many types of motions does the earth shows. Name them. कितने टाइप के motions earth दिखाता है, that is 2 types of motions. कौन से rotation and revolution. 2 types, rotation and revolution. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, दैट इज 365 डेज. इट टेक्स 365 डेज. फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हमने पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 9, What does the orbit of the earth means. Orbit of the earth means क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब क्या है, जो अर्थ के पास जो ऑर्बिट प्रेजेंट है वो कैसा क्या उसका मतलब क्या है. तो the earth moves continuously on a fixed imaginary path. एक ऐसा fixed imaginary path होता है जिसपे क्या होता है, fixed imaginary path, जिस पे क्या होता है, अर्थ रोटेट करता है. इन ऑन विच अर्थ रोटेट, देन इट इज नोन एज टू बी एन ऑर्बिट. असाइनमेंट में प्रॉपरली लिखा हुआ है, यू कैन लर्न इट दैट.
When do sun rays falls vertically on the Tropic of Cancer? Tropic of Cancer पे कब पड़ता है सन रेज डायरेक्टली? हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन रेज पड़ते तो कौन सा टाइम रहता है? दैट इज 21 जून। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, What is the government at the national level called? नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? That is the government at the national level is called as the center or union government. सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे उनको, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, What is the government at the state level called? स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द स्टेट लेवल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे इनको? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही नाम बुलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली? हमने पढ़ा हुआ था कि लेजिस्लेटिव असेंबली हम किसे बोलते हैं? दैट इज दो हाउसेस में से जो लोअर हाउस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन Indian state may have one or two houses. The lower house is known as to be an legislative assembly. Lower house को हम क्या बोलते हैं? Legislative assembly, and upper house को हम क्या बोल रहे थे? Legislative council. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वाई डज एवरी नेशंस रिक्वायर्स द गवर्नमेंट? सारे नेशंस को गवर्नमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज कोई भी अगर डिसीजन ले तो सभी के लिए इक्वल हो, उसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो कि मैं ये फॉलो नहीं करूँगा, मैं ये फॉलो करूँगा, तो ऐसा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ही गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना हो अगेंस्ट तो उसमें भी गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। टू टेक डिफरेंट डिसीजन एंड टू डू वर्क for require every citizens requires the government। कोई भी काम करना हो या तो फिर कोई डिसीजन लेना हो पूरे नेशन के लिए तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स कंप्लीटेड। नाउ शॉर्ट आंसर्स 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What was the difference in the personalities of the two great kings, that is Pulkesh II and हर्षवर्धन? हर्षवर्धन और पुलकेश II जो किंग्स थे दोनों में क्या डिफरेंस था? उनमें उनके पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस था? दैट इज हर्षवर्धन जो थे वो बहुत ज़्यादा कंटेंट थे, वो एक मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे बैटल्स में जीत चुके थे तो वो क्या करते थे, उनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस आ गया था और वो स्टेबल हो गए थे कि अब मुझे किसी से फाइट नहीं करना है। वही पुलकेश II जो था वो बहुत ज़्यादा ही अपने बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस था, कोई चीज़ उसको डेस्टिनेटेड था कि कोई भी चीज़ अगर उसको चाहिए मतलब चाहिए, चाहे वो किस तरीके से भी वो हासिल करे, वो विनिंग पॉइंट हमेशा अपने में रखता था। सो यही एक दोनों में डिफरेंस है कि वो एम्बिशियस था, दैट इज पुलकेश II जो था वो एम्बिशियस था, वेरस हर्षवर्धन जो था वो कंटेंट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, What would happen if there was no judiciary? अगर जुडिशरी नहीं होगा तो क्या होगा? कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? If there was no judiciary, people would yellow less, might its right it would become the law. People freedom, security would be treated, fundamental right of the people would not be protected by the government would be unable to carry out administration of nation। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी पीपल का जो भी राइट होगा वो हम प्रॉपरली किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, या तो फिर जिसको जैसा राइट चाहिए उस डिसीजन पे कभी वो हासिल ही नहीं हो। ना क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्ट्रेट द इंडिया फ्रॉम वन प्लेस? सो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, देयर आर
29 states and 7 union territories. कितने states है इंडिया में? That is 29 states and 7 union territories are present. If there is no administration, many problems can occur and people have to face many hardship. अगर administration नहीं होगा तो क्या होगा? people को बहुत सारे problems देखने पड़ेंगे and बहुत ज़्यादा उनको hard working करना पड़ेगा related to the administration and related to the India. Therefore, it is not possible to administrator the whole of India from one place ना. इसी की वजह से पूरे इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन हमें रखना पड़ेगा कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है. जैसे कि इसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है, तो सारे स्टेट 29 स्टेट को अगर कोई एक ही जन अगर संभाल रहा होगा तो इट वॉन्ट पॉसिबल फॉर हिमसेल्फ ओनली, उसके लिए ही पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक साथ में इतने सारे कलेक्शंस नहीं कर सकता. कितनी जगहों पे वो एक ही बार में जाएगा? पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उसके पास में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी. गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी को हम एग्जीक्यूटिव कमिटी बोलते हैं? देयर द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूट. तो 3 आर्म्स है गवर्नमेंट के जिसे हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव टू एग्जीक्यूटिव तक है, एग्जीक्यूट एंड टू इम्पैक्ट जस्टिस, और डायरेक्टली हम जस्टिस भी मिल सकता है. द आर्म दैट फॉर्म्स लॉज इज नोन एज टू बी एन लेजिस्लेटिव. और जो भी आर्म्स बनाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बोलते हैं. दैट्स वाई एग्जीक्यूट द लॉ इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव. और इस वजह से ही हम एग्जीक्यूट को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जिस वजह से ही क्या होता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर्म होती है. Now question number 5 है, what happened when the earth did not rotate or revolve. अगर अर्थ जो है वो रोटेट और रिवॉल्व नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स होगी? क्या हो सकता है कि अगर अर्थ रोटेट नहीं हुआ तो पर डे कंप्लीट नहीं होगा, और अगर अर्थ रिवॉल्व नहीं हुआ तो 365 डेज भी कंप्लीट नहीं होंगे, और सीजन्स भी चेंज नहीं होंगे, और तो और ना कभी डे बराबर होगा और ना ही कभी नाइट प्रॉपर्ली हो सकती है. इफ़ द अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट एक्सिस द डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन. तो अगर वो रोटेट ही नहीं करेगा तो एक जगह पे सनराइज है तो सनराइज ही रहेगा, और दूसरी जगह पे सनसेट है तो सनसेट ही हमेशा रहता रहेगा. तो दैट्स वाई कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं? अगर वो रोटेट नहीं हुआ तो डे एंड नाइट नहीं होगा. द अर्थ डज नॉट, देयर इज अ परमानेंट नाइट. The earth does not revolution around the sun, there would be a not change in the seasons. कोई भी seasons में भी changes नहीं आएंगे. Now question number 6 है आपका, why is Norway called the land of the midnight sun? Norway को हम land of midnight sun क्यों बोलते हैं? Norway is the northern hemisphere. Norway is in the northern hemisphere. 21st March to the 21st September, the northern hemisphere remains tilted towards the sun during. अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्वे प्रेजेंट है 21 मार्च से लेकर 21 सितंबर तक जो सनराइज होता है वो कभी सेट ही नहीं होता फॉर 21 स्टिल द 21 सितंबर, जिस वजह से जो नॉर्वे के फेजिंग में ही क्या रहता है? सन प्रेजेंट रहता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन डज नॉट सेट नियर द आर्टिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इस मतलब यही एक कारण रहता है कि उस टाइम पे जो सन है वो कभी सेट ही नहीं होता है. एंड मिडल वे टिल द एंड ऑफ द जुलाई. ये जुलाई तक एक चला जाता है कि सितंबर से जुलाई तक चला जाता है. सन जो है वो कभी सेट ही नहीं होता. साइनिंग, वो शाइन करता रहता है रात के आधे 12 बजे तक. सो दैट्स वाई नॉर्वे को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू डेज एंड नाइट बिकम लॉन्गर एंड शॉर्टर. डेज और नाइट जो है वो क्यों लॉन्गर और शॉर्टर होते हैं? बिकॉज अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस, और रोटेट होने की वजह से डे और नाइट का हमें डिफरेंस पता चलता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन keeping it at 66.5 degree to the north and southern hemisphere come opposite the sun, alternate the hemisphere which is towards the sun. अब क्या होता है? अगर सन इस तरफ है और अर्थ जो है हमारा इस तरफ है, तो अर्थ जो है अगर इस तरफ है तो क्या होगा? सन की रेज हमें इसी साइड मिलेगी, तो इस साइड क्या होगा? डे होगा, और उसके ऑपोजिट साइड में क्या होगा? नाइट होगा. The day and night becomes longer and shorter. Now question number 8 है, in which different thing was हर्षवर्धन better than the पुलकेश too. हमें कुछ ऐसे चीज़ें बताने हैं जो हर्षवर्धन और पुलकेश में डिफरेंस हम कर सके, और हमें ये बताना है कि हर्षवर्धन
किस तरीके से बेटर था किसके कंपैरिजन में, पुलकेश टू के कंपैरिजन में। हर्षवर्धन वाज बेटर देन द पुलकेश टू इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, इन द पब्लिक वेलफेयर, does in the persons of religious, in the generosity of daunting, and his interest in the education and literativity and titrativity। अब क्या बोल रहे हैं, हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा बेटर था पुलकेश के कंपैरिजन में, बिकॉज हर्षवर्धन जो थे वो पब्लिक के वेलफेयर के बारे में वो ज़्यादा सोचा करते थे, एजुकेशन को ज़्यादा मान्यता देते थे, और जो पीपल्स के अंदर जो रिलीजियस फैक्टर्स है उसको भी वो लोग वो अच्छे से उसको मेंटेन करते थे कि हाँ जिसका जैसा रिलीजियस वो वैसा अपने आप से वो रिलीजन्स को फॉलो कर सकता है। एंड इंटरेस्ट इन द एजुकेशन एंड टाइट्रेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हर्षवर्धन इज कॉल्ड अ ग्रेट डोनर, वाई? हर्षवर्धन को हम ग्रेट डोनर की तरह क्यों बोलते हैं? डोनर मतलब वो बहुत ज़्यादा दयालु थे, जिस वजह से वो कोई भी अगर पर्सन उनके पास में आए तो वो उनको ऑफर कुछ भी ऑफर कर देते थे, जिनके पास जो नहीं हो वो ऑफर कर दिया करते थे। तो दैट्स वाई क्यों हम इनको ऐसा बोलते थे। नाउ हर्षवर्धन हेल्ड ह्यूज रिलीजियस congratulations to the Prayag from his every 5 years he donated all wealth from the state treasures that he had created during 5 years to all the sadhus, brahmins, learned men etc। अब जो भी मतलब वो क्या करता था, वो इतना ज़्यादा दयालु था, इतना ज़्यादा वो डोनेट करता था लोगों के बीच में, जो भी बचा कुचा 5 years में जितना भी उसको जो भी साधु से मिला या तो फिर ब्राह्मण से मिला या तो फिर जो भी पर्सन उसके पास आते थे जो उसको कुछ भी गिफ्ट दिया करते थे, वो गिफ्ट जो रहता था वो जो अब ट्रेजर्स है तो वो ट्रेजर्स को क्या करता था, हर 5 साल में वो लोगों के बीच में डोनेट कर दिया करता था, ताकि क्या कर सके, वो अपने नेशन को, अपने एम्पायर को वेल डेवलप बना सके। He also gave away his own ornaments in the donation for this kind of generosity. We can call him a great donor। और ऐसा भी नहीं कि वो खुद के ornaments भी अगर कम पड़े उसको कुछ डोनेट करने के लिए तो वो खुद के ornaments भी वो दे दिया करता था ब्राह्मण्स को, लर्न एनिमल्स को, लर्न मेंस को एंड साधुस को। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट डोनर के नाम से बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट डज हर्षवर्धन डेली रूटीन। अब हर्षवर्धन का डेली रूटीन मतलब वो पूरे दिन में क्या क्या करता था वो सब हमें बताना है। तो हर्षवर्धन डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। हर्षवर्धन ने अपने डेली रूटीन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे, दैट इज फर्स्ट पार्ट में वो क्या करता था, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे वो ज़्यादा ध्यान देता था। while the other 2 parts were devoted to the public welfare and religious activities। और बाकी के जो 2 पार्ट मतलब अपने डेली रूटीन में जो पहला वाला जो पार्ट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए देता था, और बाकी के जो 2 पार्ट है वो रिलीजियस एज वेल एज पब्लिक वेलफेयर के बारे में वो सोचता था। नाउ लॉन्ग आंसर्स जो है वो आपके 10 मार्क्स के होंगे, कोई भी 2 लिखने हैं, 5 मार्क्स ईच। नाउ राइट द इंट्रोडक्शन अबाउट द हर्षवर्धन के बारे में हमें इंट्रोडक्शन लिखना है कि हर्षवर्धन कब बॉर्न हुआ, उनके फादर का नाम, वो कब डेथ हुए, उनके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इंट्रोडक्शन अबाउट द पुलकेश टू। अब पुलकेश टू के बारे में भी हमें लिखना है कि पुलकेश टू जो था वो कहाँ का किंग था, उसने क्या किया था, उसने विक्ट्री कैसे ली थी, वो इतना मैग्निफिशिएंट और स्प्लेंडर के नाम से क्यों जाना जाता है, और वो उसने और भी कौन से बैटल जीते थे, वो सब के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन 21 जून द सन इज ऑलमोस्ट ओवरहेड इन द अहमदाबाद एट नून बट इट इज नॉट ओवरहेडेड इन द दिल्ली। इसके बारे में आपको रीजन बताना है जो कि असाइनमेंट में लिखा है एंड यू हैव टू लर्न इट दैट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई कैन वन नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स ऑन द पब्लिक रोड। अब इधर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फायर क्रैकर्स को रोड पे क्यों नहीं जलाना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक हो वहाँ पे क्यों नहीं उसको फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करना चाहिए। अमॉन्ग पब्लिक रोड दैट इज एंड व्हीकल्स
vehicles are on move in about one cannot burst firecrackers the public in the public road, क्योंकि वहाँ पे रोड पे क्या होता है, व्हीकल जाते थे और भी बहुत सारे व्हीकल्स जाते थे, जिस वजह से उनको हार्म ना पहुँचे, इसलिए वहाँ पे फायर क्रैकर्स को जलाना बंद कर दिया था, बर्स्ट करवाना बंद कर दिया था। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट ऑफ एसएस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लिश